ओके सो व्हाट इज प्रेस राइटिंग। ठीक है, अगर नॉर्मली या हम इसको जो है बाय मीनिंग चाहे वर्ड के, प्रेस का मतलब आ जाता है, ठीक है, समरी करना, समराइज करना चीज़ों को। ठीक है, और ये हमारे पास जो है फ्रेंच वर्ड है, इसलिए ये जो है प्रोनाउंस कैसे होगा, प्रेस है। और इसलिए इसके ऊपर हम जो है यहाँ पे ई के ऊपर ये निशान सा बनाते हैं ताकि ये शो करे कि इट्स अ फ्रेंच वर्ड, प्रेस है। ठीक है, या फिर हम इसको कहते हैं कि सब्सटेंस ऑफ लॉन्ग पैसेज। सब्सटेंस ऑफ अ लॉन्ग पैसेज से थोड़ा सा ये चीज क्लैरिफाई हो जाती है। हम कहते हैं कि आपने एक लेंथी पैराग्राफ पढ़ा, दो तीन पैराग्राफ पढ़े, और आप उसको क्या करते हो, मुख्तसर करके लिखते हो। ठीक है, उस मुख्तसर करने को हम सिंपली क्या कहते हैं, प्रेसे कहते हैं। उर्दू वगैरह में भी आप इस किस्म की प्रैक्टिस करते होते थे कि जहाँ पे आपको कहा जाता था कि जो है इसको मुख्तसर करके लिखो, या जो है इसके एक्सप्लेनेशन जो है शॉर्ट करके लिखो। एक पूरा सा एक बड़ा सा पैराग्राफ दिया जाता था और आपको उसका जो है क्या करते थे, मुख्तसर करके बताते थे कि इसमें क्या चीज़ है। सेम एज इट इज़ हम यहाँ पे करते हैं, और इसका मकसद हमारा मेनली क्या हो जाता है कि हम जो है एक बड़ी बुक को या जो है किसी चीज़ को डिटेल में पढ़ना चाहते हैं, लेकिन हमारे पास टाइम नहीं होता, और हम चाहते हैं कि जल्द उसके कंक्लूजन तक पहुंच जाए। तो उसका एक आसान हल हमारे पास क्या होता है, प्रेजेंट। कि आप उसकी जो है समरी पढ़ लो, आपका अंदाजा हो जाएगा कि इस बुक में क्या है, या वर्थ रीडिंग है या नहीं है। या फिर जो है आप क्या कर लेते हो कि आप एक मूवी देख लेते हो, और आपके जो है वहाँ पे कजन्स वगैरह के साथ गैदरिंग हो जाती है, वो आपसे पूछते हैं अच्छा यार आपने वो वाली मूवी देखी थी। ठीक है, आप उसको कहते हैं हाँ वो तो मैंने देखी थी। ठीक है, दूसरा कजन आपका कहता है कि नहीं यार मैंने नहीं देखी, जरा बताओ ना उसमें क्या हुआ। तो अब वहां पे आप जो है उसको पूरी मूवी नहीं बताओगे कि अच्छा 2.5 घंटे की मूवी थी, बैठ जाओ तैयार हो के अभी मैं आपको पूरे 2.5 घंटे की सुनाऊंगा, पहले ये हुआ फिर उसके बाद ऐसे होता रहा, फिर इसमें गाना आ गया, फिर ये हो गया, ऐसे कोई नहीं बताता। क्या करते हो, मुख्तसर करके बताते हो कि जी उसमें जो है ये हीरो था, ये हीरोइन थी, फिर वो जो है यहाँ पे ट्रेन में जा रहे थे, फिर उनकी मुलाकात हुई, और फिर ऐसा हुआ, और फिर उसके जो है वो शादी नहीं हो सकी, फिर उसके जो है अबू ने ये कर दिया, और फिर आखिर में क्या हुआ, दोनों मिल गए एंड हैप्पी एंडिंग। तो आप उसको क्या करते हो, 2.5-2 घंटे की मूवी को 5-10 मिनट में उसको वाइंड अप करके पूरा बता देते हो। ये आपका क्या हो जाता है, प्रेस हो जाता है कि आप उसको क्या करते हो, मुख्तसर करके उसको बता देते हो। अब क्वेश्चन ये अराइज होता है कि व्हाट इट कंसिस्ट, इसमें क्या होगा, क्या क्या चीजें शामिल होंगी जब एक पूरी जो है किताब है और उसका आप प्रेसे लिखते हो, या आपके पास एक ऐसे लिखा हुआ था आप उसका प्रेसे लिखते हो, तो क्या चीजें शामिल करेंगे। अब नॉर्मली जब हम उसको रीड करते हैं तो हम कहते हैं यार ये बात भी जरूरी है, ये बात भी जरूरी है, ये बात भी जरूरी है, ये बात जरूरी जरूरी करते करते पूरी किताब खत्म हो जाती है। हम कहते हैं यार ये तो सारे पॉइंट जरूरी है, अब मैं इसको कैसे मुख्तसर कर सकता हूँ, सारे छोड़ कैसे सकता हूँ। तो यहाँ पे थोड़ा सा हमें जो है कंफ्यूजन होती है। ठीक है, और इसको हम फिर क्या करते हैं, इसलिए जो है हम कहते हैं कि ये समरी है, और इसमें हम सारे के सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट सिर्फ उठा के, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स उठा के हम उसको अपने अल्फाज में लिखते हैं, लेकिन वही फ्यू एंड क्लियर वर्ड्स, कि आप जो है क्या करोगे, कंसाइजनेस का ख्याल रखोगे और कंप्लीटनेस का, कि वो चीजें सारी की सारी कंप्लीट हो जाएं, लेकिन आप उसको क्या कर सको कि उसको जो है कम अल्फाज में भी रख सको। ऐसा ना हो कि उसमें मेन आइडिया आपने मिस कर दिया हो, या हो सकता है कि मेन थॉट था वो आपने उसमें छोड़ ही दिया और आपने एक्स्ट्रा चीजें उठा के उसको भर दिया, तो आपके प्रेसे वर्थ नहीं है, आपके प्रेसे काम की नहीं है। And that is why we say that it must include everything essential in speech, document, correspondence, and leave out everything unimportant. The object of a presse is to convey to the reader a complete description of the events and circumstances in such a way to enable him to know all the essential points. कि आप इस तरीके से उसको बताओ कि वो जो है वो सारी की सारी कहानी भी समझ जाए और वो पूरे घंटे से चलता ना रहे। लेट से आप जो है क्या करते हो, फॉर एग्जांपल आप मरी के लिए ट्रिप पे गए। मरी ट्रिप कितने डेज का था, 3 डेज का था। अब मंडे 12 PM से कहानी स्टार्ट हुई, और आप जो है कब आए, 3 डेज बाद। जब आए तो उस दिन हम जो है मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे को जब आप आए, किस वक्त पहुंचे, थर्सडे को आप 12 बजे पहुंचे।
तो अब कोई आपसे पूछे यार मुझे अपने ट्रिप के बारे में बताओ, तो क्या आप ये सारा का सारा ड्यूरेशन उसको बताओगे कि ये सारा का सारा क्या हुआ इतने टाइम से इस टाइम तक, या फिर आप क्या करोगे, उसको मेन आइडियाज दोगे? जाहिर सी बात है, ऑब्वियसली आप उसको क्या करोगे, शॉर्ट बात तो करोगे। आप उसको मुख्तसर बताओगे कि हाँ ये लोग थे, हम 4 बजे 12 बजे रवाना हुए गाड़ी में, फिर हम जो है वहाँ पे 2 बजे तक पहुँच गए। जब हम वहाँ पहुँचे तो पहले हमने जो है खाना खाया, फिर उसके बाद होटल बुक किया। होटल बुक करने के बाद फिर हम जो है वहाँ पे थोड़ी सी शॉपिंग की, रात को जो है हम बाहर घूमे फिरे, फिर जो है अगले दिन हम जो है गए कहाँ पे, नथिया गली साइड पे गए, वहाँ पे हमने एंजॉय किया। और फिर चौथे तीसरे दिन पे हमने क्या किया, इस्लामाबाद से होते हुए हम वापस आए और 12 बजे पहुँच गए। दैट्स द प्रेस है। आपने पूरी बात मुख्तसर करके उसको बता दी, जो इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट चीज़ें थी कि हम यहाँ पे भी गए वहाँ पे भी गए, हमने ये देखा, हमने ये जगह देखी और ये जगह देखी। अब इसमें आपकी कोई भी बात थॉट मिस भी नहीं हुई और आपके सारे के सारे इंपॉर्टेंट आइडियाज भी कवर हो गए। ये हमारा जो है प्रेसे कहलाता है। जब हम ऐसे लिखते थे तो ऐसे क्या था, इसका अपोजिट था। मैंने आपको क्या कहा कि जब आप हम जो है ऐसे का जिक्र करते हैं तो ऐसे इज द लॉन्ग, प्रेसे इज द शॉर्ट, कि आप उसका जो है मुख्तसर बताते हो कि आपने उस इवेंट में क्या किया, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, आप उसका ओवरव्यू देते हो। सो अब क्वेश्चन ये अराइज होता है कि हमें कैसे पता चलेगा कि ये बात जरूरी है या ये जरूरी नहीं है। ठीक है, सो हम कहते हैं हाउ डू वी नो। ठीक है, जब आप एक स्टोरी या उसका जो है स्केच बनाते हो तो वहां पे तो बहुत से करेक्टर्स होते हैं, अब कौन सा करेक्टर इंपॉर्टेंट था कौन सा नहीं था। ठीक है, तो इसलिए हम ये जो है इस चीज को क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल जब हमें एक पैसेज मिलेगा हम उसको डिटेल से पढ़ेंगे कि वो क्या कह रहा है। जब आप जो है पेपर के पर्सपेक्टिव से प्रेसे को देखोगे तो उसमें अक्सर बहुत ही डिफिकल्ट किस्म के वर्ड्स भी इस्तेमाल हुए होंगे। अब उन मुश्किल अल्फाज को आपने क्या करना होगा, कॉन्टेक्चुअल मीनिंग में कंसिडर करोगे। बार बार मैं आपको कहता हूँ कॉन्टेक्चुअल मीनिंग, अगर आप डिक्शनरी मीनिंग के लिए बैठ जाओगे नहीं लिख पाओगे। उस सिचुएशन में आपके अल्फाज कैसे इस्तेमाल हुए हैं उसका मीनिंग निकालोगे और फिर देखोगे कि अच्छा पहले पैराग्राफ में कौन सा आइडिया था, दूसरे पैराग्राफ में कौन सा आइडिया था, तीसरे पैराग्राफ में क्या कहता है, चौथे में क्या कहता है। सो जब आपने 4 पैराग्राफ्स को फिल्टर आउट कर दिया उसमें आपको 4 आइडिया मिल गए एंड दैट इज एनफ। आपने उसको मुख्तसर करके बयान कर दिया। पेपर में भी आपको जो है एक वर्ड लिमिट दी जाती है 120 वर्ड्स की, जिसमें आपने जो है इसी के अंदर उसको वाइंड अप करना है। वैसे आपको मिलेगा ये 200 वर्ड्स का, 300 वर्ड्स का, और आपसे पूछा जाएगा कि आप इसको क्या कर सकते हो, मुख्तसर करके हमारे लिए लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हैं। वो आपको इस चीज़ पे चेक करते हैं, एनालाइज करते हैं कि आपने उसको किस तरीके से किया या प्रिसाइज किया या मुख्तसर किया और आप उस आइडिया को डिलीवर करते हो। तो इसके लिए कुछ रूल्स आपको जो है माइंड में रखने होंगे। क्या है रूल्स? नंबर 1, रीड पैसेज केयरफुली, एट लीस्ट 3 टाइम्स। ठीक है, अक्सर आप लोग क्या करते हो कि पैसे देख लेते हो और आप डायरेक्टली बस कहते हो लिखना शुरू हो जाते हो। तो क्या होता है कि आप जब लिखना शुरू कर देते हो तो आपको वहां पे पैराग्राफ्स की समझ नहीं आती, आपको हर बात फिर इंपॉर्टेंट लगना शुरू हो जाती है, यार ये बात भी इसमें इंपॉर्टेंट थी, ये बात भी इम्पोर्टेंट थी, ये बात भी इम्पोर्टेंट थी। ठीक है, सो वो जो है क्या कर देता है कि आपको बताता है कि जी कौन सी बात इंपॉर्टेंट है कौन सी नहीं है। जब आप पैसेज को आराम से तसल्ली से पढ़ोगे, पहली दफा तो आपको समझ नहीं आएगी, दूसरी दफा तो आपको समझ आएगी, तीसरी दफा तो आपको कहीं जाके पॉइंट्स मिलेंगे कि अच्छा ये पॉइंट था, इसमें ये बात हुई थी, इसमें ये बात हुई थी। तो इसके लिए रूल नंबर 1, read the passage carefully at least 3 times in order to able to grasp what the writer has said. So if you want to get the idea, you have to read it 3 times. Rule number 2, underline important points.
ठीक है। सो सेकंड चीज आपको जहां जहां कहीं पे भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स नजर आते हैं आप उसको अंडरलाइन करते रहो, क्योंकि वो चीजें फिर बाद में जब आप पढ़ोगे और फिर उसकी तरफ जाओगे तो आपसे मिक्सअप हो जाएंगे। तो जैसे जैसे आप रीड करते जा रहे हो आपको जो है उसी फ्लो के साथ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स नजर आते जाएंगे कि ये बात इंपॉर्टेंट है और ये इंपॉर्टेंट नहीं है। तो आप क्या करोगे इस हिसाब से वहां पे उसको अंडरलाइन करते जाओगे और फिर जब आप उसको मुख्तसर लिखोगे तो आपको पॉइंट्स मिलते जाएंगे। सिंपल सी बात है, जब आप स्टडी के लिए बैठते हो किताब पढ़ते हो तो क्या होता है अपने पास आपने हाईलाइटर रखा होता है। हाईलाइटर के जरिए से आप उसको क्या करते हो हाईलाइट करते हो कि ये बातें जो है होनी चाहिए ये नहीं होनी चाहिए। आप जो है सारे के सारे पॉइंट्स कर देते हो ताकि जी नेक्स्ट टाइम जब मैं उसको रीड करूंगा मेरे लिए आसानी होगी। सेम एज इट इज जब आप जो है प्रेसे कर रहे होते हो तो वहां पे भी आप उसको अंडरलाइन कर लोगे और वो आपको हेल्प आउट करेगा इसी चीज में। आपको असिस्ट करेगा कि आप वहां पे जब लिखने के लिए बैठोगे तो आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मिल जाएंगे और आपको दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। थर्ड, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज यूज योर ओन लैंग्वेज। अपने अल्फाज में उसको आपने लिखना होगा। ठीक है। और आप जो है क्या कर सकते हो कि वहां पे क्योंकि हम प्रेसे जब करोगे तो वो मुख्तसर तब ही होगा जब आप अपने अल्फाज में उसको दोहराओगे। अगर आप बुकिश चीज़ों की तरफ दोबारा जाओगे तो फिर तो प्रेसे नहीं हुआ, फिर तो हर एक आइडिया आपको इंपॉर्टेंट लगेगा क्योंकि उसने उसको डिटेल से बताया हुआ है। यहाँ पे आपको एक चीज़ इंपॉर्टेंट नहीं लग रही आपने उसको स्किप आउट कर दिया। एंड दैट इज व्हाई वी से दैट while words and phrases from original may be used in the presse, but whole sentences should never be lifted out from the original to be included in it. If you are writing the passage, so you have to take care of one thing. You will not take the whole sentences, because if you are taking the whole sentences, it simply means that you are copying the whole idea. And if you are copying his words, then what is the meaning of writing your own words? Where are you using your own words? So you have to take care of this thing because it's the rule number 3. You have to use your own language. सो अगर कहीं पे कोटेशन है तो उसको कोट करके वहां पे लिख सकते हो, आपको अलाउड है। लेकिन अगर वो कोटेशन नॉर्मल सी है और आप चाहते हो कि उसको भी मैं मुख्तसर करूं और अपने अल्फाज में लिखूं, दैट विल बी मच बेटर, क्योंकि यू हैव टू गो प्रिसाइज, नॉट टू कॉपी पेस्ट एवरीथिंग। हाँ वहां पे आपको अगर ऐसे अल्फाज नजर आ जाते हैं जिसका मीनिंग अब आपको एज सच नजर नहीं है लेकिन कॉन्टेक्स्ट आपको समझ आ रहा है, यू कैन यूज दैट वर्ड्स, यू आर अलाउड टू यूज इट। देन रूल नंबर फोर्थ, it should be it should be roughly one third of the original passage। कि आपको अगर जो है एक लेंथी पैसेज दिया गया है आप क्या करोगे उसको शॉर्ट करोगे। ठीक है। शॉर्ट होंगे तो ज्यादा जो है क्या होगा कि सिंपल अक्सर हमें यही मसला होता है कि सर मुख्तसर करेंगे तो कितना करेंगे। ठीक है। सो मुख्तसर कैसे करोगे, लेट से अगर आपके पास 300 वर्ड्स हैं आप उसको क्या करोगे उसका वन थर्ड करोगे। ठीक है। आप उसका वन थर्ड कैसे करोगे, टू पे डिवाइड करो 150 वर्ड्स लिखो। ठीक है। वन थर्ड जब आप उसको करोगे 300 का जो है वन थर्ड अगर आप करोगे तो आपके पास 100 वर्ड्स आएंगे। यू हैव टू गो फॉर 100 वर्ड्स। सो ये एक आसान तरीके कार हो जाता है, लेकिन वहां पे पेपर में तो आपको जो है वर्ड काउंट दिया होता है। वर्ड काउंट का रूल तो आपको ऑलरेडी याद है कि यू हैव टू काउंट द वर्ड्स on average how many words in a sentence you are writing or in the lines. Now count the lines, you will know that how much words you have written. So आप उसको जो है सिंपल वही तरीके कार इस्तेमाल कर सकते हो वर्ड काउंट के लिए। और आपने अगर कंफ्यूज हो रहे हो कि कहीं पे आपको ऐसे नॉर्मल रूटीन में अगर आपको जो है इंपॉर्टेंट चीज ऐसे पैसेज मिल जाता है और आपको नहीं पता कि मैं अब इसको कितना शॉर्ट कर सकता हूँ, तो आप इसको सिंपल रूल को याद रखो वन थर्ड। So इसलिए कहता है कि always prepare a rough draft first and then count the number of words. If you think that is too long, shorten it by removing inessential and by condensing. If it turns out to be short, and read the original passage to see what more can be added to the present. कि आपने क्या करना है, सिंपली
कि आप जो है वहाँ पे जो है जब पेपर के लिए बैठे होगे तो वहाँ पे आपके पास ये टाइम तो नहीं है कि आप उसको जो है दोबारा से मिटा सको और सारा करो, क्योंकि कटिंग तो आपने करनी नहीं है। सो अगर आप उसको वर्ड काउंट कर लेते हो और आपको लगता है कि जो है मैंने शॉर्ट लिख लिया है, तो फिर आप उसमें जो है वर्ड्स उसी के अकॉर्डिंगली ऐड कर सकते हो कि कोई और इम्पोर्टेंट बात जो है, जो उसके बाद दूसरे नंबर पे आता है वर्ड, ठीक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट नहीं था लेकिन थोड़ा सा इम्पोर्टेंट था, सेकंड नंबर पे हम उसको कंसिडर कर लेते हैं, तो वो आप उसमें ऐड कर दोगे। और अगर वो जो है लेंथी है तो फिर तो कटिंग का आपके पास मौका नहीं है। तो इसलिए मैंने आपको हमेशा क्या कहा हुआ है, अपने लिए मार्क किया करो कि मैंने कहाँ तक पहुंच जाऊंगा, और फिर उसी के अकॉर्डिंगली आप अपने राइटिंग को कंटिन्यू करो। नेक्स्ट, रूल नंबर 5, एग्जाम्पल्स, illustrations and comparison should be out of the present। कि आपने क्या करना होगा कि कहीं पे एग्जांपल्स दिए हो या आपको जो है कोई और इलस्ट्रेशंस, फिगर्स, फैक्ट्स या किसी चीज़ के दरमियान कंपैरिजन किया गया होगा, आप उसको रिमूव कर दोगे, क्योंकि आपने उसका खुलासा बताना है, ना कि ये बताना है कि पूरे उसमें जो है ग्राफ में क्या था, या पूरा जो है ग्राफ दोबारा से बनाओ, या आप वहाँ पे पूरे जो है फिर वो एक एक नंबर देखो। आप उसमें जो है समरी बताओगे कि उससे आपने क्या अखज़ किया और वो क्या इंपॉर्टेंट था। और आपने क्या करना होगा कि वहाँ पे तो वो चीज़ें डिटेल से लिखी गई हैं कि ये चीज़ था, ये फैक्ट टेबल में ये बताया गया, या इन दोनों के दरमियान ये कंपैरिजन किया, ये एडवांटेजेस थे उसके, ये डिसएडवांटेजेस थे। आपने वो सारे के सारे पॉइंट करके नहीं लिखने, ना ही आप उसको पैराग्राफ में जब लिख रहे हो तो आप उसको पैराग्राफ बना के सूरत में लिख लो कि जी ये चल जाएगा, ऐसे नहीं चलेगा। आप सिंपली बताओगे कि एडवांटेजेस ये हैं इसके, कि ये फ़ायदा हो सकता है और ये फ़ायदा हो सकता है इसके ज़रिए से, ये इसका नुकसान हो सकता है, एक ही लाइन में बना के या दो लाइन में उसको ख़त्म करोगे। अगर आप उसको दोबारा वही पॉइंट्स में लिखना शुरू कर दोगे तो इट डजंट मीन कि ये जो है आपका प्रेस से हुआ, इट मीन सिंपली यू आर कॉपिंग एंड पेस्टिंग। रूल नंबर 6, योर ओन कमेंट्स आर एब्सोल्युटली फॉरबिडन। योर ओन कमेंट्स on the idea, ideas are absolutely forbidden, forbidden। ठीक है, कि वहां पे जो चीजें लिखी हुई है अब आप कहते हो कि अच्छा यार मेरे ख्याल से तो ये भी होना चाहिए, मेरे ख्याल से इसने ये बात मिस की हुई है, ये पॉइंट मैं लिख लेता हूँ। लट से उसने मोबाइल के 3 फवायद लिखे हैं, आप कहते हो नहीं ये मोबाइल के तो ये भी फायदा है। ठीक है, कि आप वहाँ पे उसने कहा कि मोबाइल का फायदा ये है कि इंटरनेट फैसिलिटी मिल जाती है, कॉल फैसिलिटी मिल जाती है, कि आपको जो है और इसके अलावा जो है आपकी इंटरटेनमेंट हो जाती है। आप कहते हो अच्छा नहीं, मोबाइल का तो ये भी फायदा है कि आप डेटा ट्रांसफर कर सकते हो, और इसका तो ये भी फायदा हो सकता है कि आप जो है क्या कर सकते हो, गेम्स भी खेल सकते हो। तो मैं ये भी ऐड कर देता हूँ, शायद राइटर भूल गया है, ये चीज़ नहीं कहनी। ना ही आपने ये कहना है कि अच्छा इससे तो ये साबित हो जाए कि राइटर ने जो है ये बात की हुई है, ये बात इसकी टोटली गलत है, ये ऐसा नहीं होता। आपने कमेंट्स नहीं करने, ना ही ओपिनियन देने हैं, ठीक है, ना ही उस पर कमेंट्स करने हैं कि ये बात उसकी सही थी या गलत थी। इस चीज़ का बड़ा ख्याल रखते हैं। अक्सर स्टूडेंट पैसे को ये समझते हैं कि मैं उसको जब शॉर्ट करके लिख रहा हूँ तो ये मुझसे पूछ रहा है कि अच्छा तुम क्या कहते हो कि ये सही है या गलत है। आपसे ये नहीं पूछ रहा कि ये सही है या गलत है, वो आपसे ये पूछ रहा है कि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है उसको मुख्तसर करके आप बता दो, कि अगर एक बंदे के पास टाइम नहीं है और वो इसको रीड आउट करना चाहता है तो उसको पूरा आइडिया पता चल जाए एक शॉर्ट ग्लिम्स में। एक अच्छी सी एग्जांपल मेरे जहन में याद आई, एक बंदा आपको कहता है कि यार बताओ ना जो है फलाने की शादी कैसे थी। अब आप उसको पूरी कहानी का दिल का जोर नहीं आता, उसको कहते हैं यार मैं पिक्चर्स दिखाता हूँ मोबाइल में मेरी पड़ी हुई है, तुम्हें पता चल जाएगा कि वो बार बार से अच्छा वलीमे में क्या था, कौन लोग आए थे, तो फोटोग्राफर कौन था, फोटोग्राफी थी या नहीं था, और ये हॉल कौन सा था। आप उसको कहते हैं यार ये पिक्चर्स लो, यहाँ पे देखो ये चीज़ें, ये लोग मौजूद थे, ये इस तरीके से हो रहा है। सो यू हैव टू गिव देम अ पिक्चर, नॉट टू गिव देम ओपिनियन और कमेंट्स, यू हैव टू अवॉइड दैट। देन मिस्टेक्स का ख्याल रखोगे, कौन सी, ग्रामेटिकल, ग्रामेटिकल ग्रामर की, एंड आपने जो है उसका क्या करना होगा, स्पेलिंग्स का बहुत ख्याल रखना होगा।
स्पेलिंग और ग्रामर आपकी पूरी राइटिंग को बर्बाद कर देते हैं। ठीक है, क्योंकि आपके जो है स्पेलिंग्स गलत हो तो वो सारी मीनिंग ही चेंज हो जाती है, उस चीज का मतलब ही बदल जाता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे आप कहता है कि विच है, इसकी जगह पे वो बंदा क्या कर देता है, ये लिख देता है, तो वो तो कुछ और ही बन गया, पूरा सेंस ही चेंज हो गया। तो स्पेलिंग्स बड़े मैटर करते हैं कि इसका बड़ा ख्याल रखोगे, और ग्रामर ही तो आपकी जो है उसकी शेप बनाता है सेंटेंसेस की। ये क्या बात हो रही है, कैसे बात हो रही है, और किस चीज से रिलेटेड बात हो रही है, वो चीज वहां पे आइडिया क्लियर हो जाता है। देन नंबर 8, हम कहते हैं आइडियाज शुड बी अंडरस्टूड, आइडियाज शुड बी अंडरस्टैंडेबल। आपने उसको इतना मुख्तसर नहीं कर देना कि वो उसके जो है कुछ सर पाँव की समझना है, वो बंदा उसको पढ़ ले और कहे अच्छा यार ये क्या था। अब बल्कि हमारा मकसद क्या है कि उससे पता चले कि वो बंदा अंडरस्टैंड करे कि ये पैसेज में ये कहा गया था, बजाय इसके कि मजीद उसके माइंड में क्वेश्चन क्रिएट हो जाए, यार ये किस चीज़ के बारे में था, यार आपने ये तो लिखा तो है लेकिन मुझे समझ नहीं आई इसकी कि ये क्या, ये क्यों लिखा है आपने, इसका पर्पस क्या था। तो आप उसको क्या करो, अंडरस्टैंडेबल बनाओ कि वहां पे जो पैसेज में आइडियाज थे उसको आपने वैसे ही लिखा लेकिन मुख्तसर कर दिया। देन नंबर 9, योर पैसेज शुड बी कनेक्टेड। कनेक्टिविटी होना बड़ा ज़रूरी है आपके पैराग्राफ्स के दरमियान, आपके आइडियाज़ के दरमियान कनेक्टिविटी के स्टार्ट में बात ऐसे थी, फिर ऐसे हुआ, फिर ये हुआ एंड दैट्स इट। ना कि आप उसको जो है उसके आइडियाज़ को इतना मिक्सअप कर दो कि उसके सर और पाँव का पता ना चले कि बात कहाँ से शुरू हुई, ख़त्म कहाँ पे हुई। सो आप उसको वैसी ही तरतीब से चलाओगे जैसे वहाँ पे उन्होंने तरतीब से लिखा हुआ है। अगर आप उसके आइडियाज़ की तरतीब को ख़राब कर देते हो तो उसका वो टेम्पलेट ही ख़राब हो गया। लेट से जैसे मैं आपको हमेशा एग्जांपल देता हूँ एसेस की। सो जैसे ऐसे दिया हुआ है एक पर्सनालिटी के मतलब कि वो जो है पैदा हुआ, फिर उसने एजुकेशन हासिल की, आप उसको पहले कर देते हो कि अच्छा ये बंदा था, ये यहाँ पे मर के दफन हो गया, और फिर आप उसको कहते हो कि वहाँ पे जो है ये लिखा हुआ है कि जी यहाँ पे ये पैदा हुआ है, फिर कहते हो कि उसकी जो है एजुकेशन उसने यहाँ से हासिल की है। अब वो सारी सारी चीज़ें मिक्स चल रही हैं। यस, यू कैन यूज इट। ठीक है, दे विल हेल्प यू आउट। आप जो है उसको कर सकते हो, आप एक्सप्लेनिंग कर रहे हो, अपने आइडियाज अपने लैंग्वेज में लिख रहे हो, ना कि आप आइडियाज ऐड कर रहे हो, यू आर जस्ट गिविंग देम अ सिंपल फॉर्मेट एंड सिंपल राइट अप। देन number 10, we have to take care of the pronouns. We have to avoid direct form. Do not use direct form of speech. Indirect form में आप बात करोगे, like if we say that if the author has written the forest person pronouncing I and my, you should write the third person the pronoun such that he and his. The presage in such cases may begin thus: the author says, or according to the author. In case the name of the author Michael or John, the presage should begin as according to Michael, or John says, or John expresses. कि आपने ये नहीं कहना है कि I say, ठीक हो गया, I say that, बिकॉज ये आपका आइडिया नहीं है, आप थर्ड पर्सन की कमेंट्री कर रहे हो उस पर, आप उसके आइडिया को बयान कर रहे हो कि वो क्या कह रहा है। लेट्स से अब जो है फरगुलीत है, उसने एक इंसिडेंट उसके साथ हुआ, या उसके जो है रिजल्ट एक्सपीरियंस आया, ठीक हो गया, कि उसने बताया मुझे कि उसके एग्जाम हॉल में ये सिचुएशन थी। अब मुझसे उसका दोस्त पूछता है, मैं उसको कहता हूँ मैं एग्जामिनेशन हॉल में था और मेरे साथ ये हुआ। वो कहेगा यार मैं फरगुलीत का पूछ रहा हूँ, आप अपना क्यों बता रहे हैं। मैं कहूँगा नहीं नहीं, मैं तो फरगुलीत की बात कर रहा हूँ। डजंट मेक एनी सेंस। सेंस तब बनेगी जब मैं कहूंगा कि फरकुलीत वहां पे था, उसने एग्जाम हॉल में ऐसा हुआ और ऐसी सिचुएशन में ये हुआ, तो तब उसको समझ आएगी कि हाँ अच्छा ये उसके बारे में बात कर रहा है। सो आपने क्या करना होगा कि आई एंड वी जैसे अल्फाज को क्या करना होगा, उसको लेकर जाना होगा ही एंड हिज, इसके साथ चलोगे।
क्योंकि आप उनके बारे में बात कर रहे हो। इस चीज को हमेशा जहन में रखो कि आप उसके बारे में बात कर रहे हो, उसकी बातों को मुख्तसर करके बयान कर रहे हो। ठीक है, उसकी खुद वहां पे मौजूद नहीं हो, ना ही आप वो पर्सन हो कि आप बात करो। और अगर कहीं पे कहता है कि ऑथर वगैरह है या किसी को रेफरेंस कर रहे हो, तो अकॉर्डिंग टू, फिर नाम लिखो उसका कि उसके बकौल ये बात थी, उसने उसको ऐसा किया था, उसने इसके बारे में राय ये दी, वो ऐसा कहना चाहता था, उसके ख्यालात इसके बारे में ये थे। ऐसे आपने चलना होगा, ना कि मेरे ख्यालात ये हैं, मैं ये कहना चाहता हूँ। फ्रॉम वेयर यू कम, आपकी बात नहीं हो रही, ये उस बंदे की बात हो रही है। नंबर 11, थिंक ऑफ अ सुटेबल टाइटल। सुटेबल टाइटल, अक्सर पैसेजेस प्रेस के लिए आपको टाइटल्स नहीं गिवन होते, और वो आपको कहता है कि ऐसे को प्रॉपर जो है आप पैसे में भी कन्वर्ट करो और उसको एक अच्छा टाइटल भी दो पढ़ के। तो आपका जो टाइटल आएगा, इट शुड बिलोंग टू द पैसेज। कि एक पैसेज आपका मोबाइल के बारे में लिखा हुआ है, तो मोबाइल के मुतालिक एक आप कैची सा उसके लिए जो है वो यूज करो प्रेस जो है आप टाइटल। ये नहीं कि आप वहां लिखो मोबाइल, ठीक हो गया, व्हाट इज मोबाइल। उसके पैसेज में पूरी कहानी किस चीज के मुतालिक थी, फायदों के मुतालिक थी, नुकसानात के मुतालिक थी। अगर वहां पे नुकसानात के मुतालिक थी तो आप उसके बारे में डिस्कशन करोगे, उसका टाइटल भी आपका उसी तरीके से चलेगा। वहां पे एडवांटेजेस का जिक्र नहीं होगा कि आप उसको लिखो कि ये एडवांटेज डिसएडवांटेज ऑफ मोबाइल फोन, और वहां पे सिर्फ जिक्र डिसएडवांटेजेस का हो रहा है। So इसलिए our title should be ordinarily not be a complete sentence. A title must be provided even though it may not be have been asked. कि आपसे जो है क्या करना है कि पूरी कहानी वहां पे टाइटल में नहीं लिख देनी, कि आप उसको पूरे एक जो है 10 लाइनों के जो है या 10 वर्ड्स का एक सेंटेंस लिख दो, बल्कि आप उसको शॉर्ट सा जो है अट्रैक्टिव सा दोगे। ठीक है, बेनिफिट्स ऑफ मोबाइल, डिसएडवांटेजेस ऑफ मोबाइल फोन्स, मोबाइल फोन इज अफेक्टिंग आवर लाइफ, हाउ मोबाइल फोन इज अफेक्टिंग आवर लाइफ। ठीक है, सो मुख्तसर से आप जो उसको जो है नाम दोगे। फिर कहता है लास्ट जो इसका रूल है, नंबर 12, इंडिकेट द नंबर ऑफ वर्ड्स इन योर present at its end। ठीक है, कि हमने क्या कहा कि जब आप सुटेबल टाइटल दोगे, अगर आपसे पूछा हो तो वैन अपना भी पूछा हो तो आप सुटेबल टाइटल दे तो अच्छा लगता है कि जी इस बंदे ने वाकई उसको समझा और एक अच्छा कैची सा इसको टाइटल दे दिया। और उसके साथ साथ जब आप उसको कंप्लीट कर लेते हो, तो फिर आपने क्या करना होगा कि इस चीज़ का ख्याल रखना होगा कि मैंने जो वहाँ पे ये पैसेज या प्रेसे लिखा हुआ है, ये उस बंदे को समझ आ जाए। ठीक है, और उसको पता चल जाए कि आपने कितने अल्फाज लिखे हुए हैं, तो उसके लिए आपको एट द एंड ये चीज़ मेंशन करना होगा कि जी इसमें मैंने इतने वर्ड्स लिखे हुए हैं। तो उस बंदे को थोड़ी सी आसानी हो जाएगी कि अच्छा इसने मुख्तसर किया हुआ है, इसने बड़ा शॉर्ट सा लिखा हुआ है, मैंने इतने वर्ड्स में लिखा था, इसने उसको मुख्तसर करके मुझे बता दिया है। एट द एंड, व्हाट विल बी द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड प्रेस है, कौन से पैसेज को आप जो है कहोगे कि जी वो एक गुड प्रेस आपने लिखा हुआ है। नंबर 1, इट शुड बी कंसाइज, कंसाइजनेस अचीव होनी चाहिए, आपकी बात सिंपल अल्फाज में होनी चाहिए, मुख्तसर होनी चाहिए। अगर उसमें जो है अननेसेसरी वर्ड्स, फिगर, स्पीच, रिपीटिशन आपने वर्ड्स की तो इट डजंट मीन कि दैट शुड बी कंसिडर्ड एज अ कंसाइज, वो कंसाइज कंसिडर नहीं होगा। सेकंड, हम जो है 7 C's में कहते हैं कंप्लीटनेस, जो मैंने स्टार्ट में कहा कि कंप्लीटनेस को ख़राब नहीं करना, आइडियाज़ को कंप्लीटली वहाँ पे डिपिक्ट करना है, ना कि आप सारे के सारे उसको निकाल दो। ठीक है, फिर हम कहते हैं नंबर 3, क्लैरिटी, आपकी बात से शो होना चाहिए कि आपके पैराग्राफ्स क्या कह रहे हैं, और आपने 100% वही जो है वहाँ पे शो किया हुआ है या लिखा हुआ है जो वहाँ पैसेज में बताया गया था, लेकिन सिर्फ ये मुख्तसर फॉर्म है उसकी। नंबर 4, कोहेरेंस, कोहेरेंस होना बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आपके आइडियाज़ के दरमियान जो है कोहेरेंस होनी चाहिए।
कनेक्टिविटी, हमेशा मैं पैराग्राफ्स के दरमियान कनेक्टिविटी कहता हूँ, आपके जो है लॉजिक्स होना चाहिए, तरतीब से बात चलनी चाहिए, कहाँ से बात शुरू हुई, अगला बंदा जब इसको पढ़े तो उसको मजा आए, उसको अच्छा लगे कि हाँ यार बड़ा ही जबरदस्त पैसे लिखा हुआ है, मुझे इंटरेस्ट डेवलप हो गया, अब मैं जाऊंगा इस ऐसे को पढ़ने के लिए। नंबर 5, वी शुड फोकस ऑन द करेक्टनेस। आपके पैराग्राफ में जो है, जो आप वर्ड्स इस्तेमाल कर रहे हो दैट शुड बी करेक्ट, ग्रामर इस्तेमाल कर रहे हो वो ठीक होनी चाहिए, पंक्चुएशंस का इस्तेमाल सही होना चाहिए। बार बार मैं पंक्चुएशंस वगैरह पे फोकस कर रहा हूँ क्योंकि पंक्चुएशन और ये सारी चीजें आपके आइडियाज को सेपरेट करती हैं। देन नंबर 6, सिंप्लिसिटी। हम क्या कहते हैं बिजनेस कम्युनिकेशन में कि आपका मेन मकसद मैसेज डिलीवर करना है, तो आपने वहाँ पे सिंपल इजी लैंग्वेज को इस्तेमाल करके वहाँ पे डिलीवर कराना है, उस बंदे को अंडरस्टैंड कराना है कि व्हाट यू वांट टू से, व्हाट यू आर एक्सप्लेनिंग टू अस, व्हाट यू आर शोइंग टू अस अबाउट दैट पैसेज। एंड लास्ट, नंबर 7, written in the writer's own words, कि वो राइटर्स के अपने अल्फाज में होना चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपके पास ये पॉइंट है कि अपने अल्फाज में लिखोगे। अपने अल्फाज का ये मतलब नहीं है, दोबारा मैं वो कर रहा हूँ, रिपीट कर रहा हूँ, कि अपने अल्फाज में लिखने का ये मतलब नहीं है कि आप खुद से उसमें चीजें ऐड करो। कोई भी चीज खुद से ऐड नहीं करनी, वहां पे जो लिखा हुआ है उसको आसान करके अपनी जबान में लिखना, दैट इज नोन एज प्रेसे। सो समराइज करता हूँ इस सबको कि प्रेसे क्या है, आइडियाज को या पैसेज को मुख्तसर करके लिखना। कितना मुख्तसर, 1/3 ऑफ द जो है आपके पास पैसेज, और वो जो है इजी होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए और कंप्लीट होना चाहिए। अगर उसमें से कोई भी चीज मिस हो जाती है तो हम कहते हैं कि ये एक क्वालिटी पैसेज नहीं लिखा गया, इस पैसेज में जो है बहुत ही प्रॉब्लम्स थी। सो वी हैव टू फोकस ऑन दीज ऑल द थिंग्स एंड वी हैव टू इम्प्रूव दीज ऑल स्टफ। सो यहाँ तक ये हमारा टॉपिक था। अगर आपको कोई कंफ्यूजन हो प्रेजेंस से रिलेटेड तो मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हो।